आपको हिंदी आती है? मैं हिंदी सुनती हूँ हर दिन क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं हमारे बच्चे के साथ, लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट आपकी हिंदी काफी अच्छी लग रही है। सर, जब आप ट्रैवल करने जा रहे थे और आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं जॉब छोड़ के ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? फैमिली काफ़ी दुखी थे। मैं आईआईटी में पढ़ा था और यूएस में डायरेक्टर था और पेरेंट्स और उनको उसके बारे में बहुत प्राइड था। और जब मैंने बताया कि मैं सब कुछ छोड़ के ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ, दे कुडंट अंडरस्टैंड ये क्या है। जब ट्रैवल करते हैं फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? हमारे पास 3-4 जोड़ी कपड़े हैं सबके पास और उसके सिवा पढ़ाई हम खुद कराते हैं, स्कूल के खर्चा नहीं है, बच्चे अपने खुद के टॉयज बनाते हैं। इन सब चीजों के लिए हमने जो पहले काम किया था, पहले मेरे यूएस में घर था, मेरी जो सैलरी थी, उनके सेविंग्स थे, वो सब हमने क्या किया कि सब कुछ बेच दिया हमने। तो आपके पास घर भी नहीं है? ना, कुछ नहीं है। सर, जैसे आपने 65 कंट्रीज घूम चुके हैं, तो ऐसी कौन सी 3 कंट्री है जिसमें आप दोबारा जाना चाहेंगे? बहुत सारी कंट्रीज है, 3 तो लिस्ट बनाना मुश्किल है। ऐसी कौन सी कंट्री है सर जहां आप नहीं जाना चाहेंगे? आजकल देखते हैं जैसे बच्चा अगर खाना भी नहीं खा रहा है, आजकल माँ बाप स्क्रीन पकड़ा देते हैं, तो आप इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल 2 साल वाले बच्चे के ऊपर नहीं रख सकते ना कि वो खाना नहीं खा रहा है बिना फोन के। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बच्चा अगर लंच में खाना नहीं खा रहा है बिना फोन के, आप फोन ले लीजिए, खाना मत दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे बोला जाता है कि इंडिया इज वेरी डर्टी, डोंट गो इंडिया, इंडिया एक अनसेफ कंट्री है, स्पेशली फॉर वीमेन। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया को? आज हम आपको मिलवाने जा रहे एक ऐसे इंस्पायरिंग कपल से जिन्होंने एक साथ 65 कंट्री घूम चुके हैं और उन्होंने 1.7 करोड़ की जॉब बिना किसी फ्यूचर टेंशन के सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के लिए छोड़ी है। आजकल जहां पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं कि बच्चों को किस इंटरनेशनल स्कूल में भेजा जाए, कहाँ पढ़ाया जाए, लेकिन इस कपल ने एक ऐसा फैसला लिया जो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने सोचा कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए और घर पे ही पढ़ाया जाए, घर पे ही उनको एजुकेशन दी जाए। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट से और शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं हम आपका द वैदिक शो में। थैंक यू। आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, ज़रूर। मेरा नाम है समदानी और मैं पैदा हुआ था आंध्र प्रदेश में, एक जगह है खड़प्पा करके, वहाँ पे पैदा हुआ था और मैंने अपना बैचलर्स तक वहीं पे किया था और उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं आईआईटी रुड़की आ गया था और वहाँ पे मैंने हाइड्रोलिक्स में अपना मास्टर्स किया था एंड देन वहाँ पे नोएडा में था 2-3 साल, आईटी में काम किया था। आईआईटी से पास आउट है आप? हाँ जी। तो उस टाइम में वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होता था, उसके 2 साल बाद वो आईआईटी बन गया था एंड देन मैं नोएडा में 3 साल था, एक कंपनी थी टाटा की, उसमें था एंड देन उसके बाद यूएस चला गया था मैं और वहाँ पे मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऐसे कुछ काम कर रहा था और टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी उसी में था और आखिरी में एक बैंक में डायरेक्टर था 4 साल के लिए और लगभग 2013 में 12 साल पहले मैं रिटायर हो गया था और सब कुछ बेच के एंड देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। काफी एक्सपीरियंस लग रहा है आपके, बैंक में डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आईआईटी से पास आउट हैं। हाँ जी। तो देन आफ्टर दैट हम लोग ट्रैवलिंग शुरू किया हमने और मतलब मैं अकेले ट्रैवलिंग शुरू किया। उसके बाद लगभग 1.5 साल मैं अकेले ट्रैवल किया, मैंने 30-35 कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया अराउंड द वर्ल्ड और उसके बाद हम लोग मिल गए। देन अभी हम दोनों मिलके लगभग 10.5 साल हो गए अभी। अब मिलके ट्रैवल कर रहे हैं। हम मिलके ट्रैवल कर रहे हैं और 3 बच्चे हो गए, तो हम लोग दोनों मिलके अभी तक हम लोग 65 कंट्रीज ऑलमोस्ट ट्रैवल कर चुके हैं बच्चों के साथ। बच्चे 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, कोई 12 कर चुके हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ द ब्रीफ समरी। जी। Same question to you, ma'am. What is your name and where are you from and what is your family background? Little introduction. Okay, so my name is Katharina. I was born in Austria in Europe. I studied in Austria. I stayed there until I was 18. When I was 18, I left to volunteer in Kenya, in Africa, for 8 months. And then I came back to study in Austria. And I kept traveling outside, inside. And I worked in Vienna then for some time. I studied social work, and I worked in Vienna as a social worker. And after some years, I quit. And then I went to Serbia to study there. And during my
holidays, I met him. And then he was traveling, and I thought I'll finish my course, and then I joined him. Well, first he joined me, and he stayed with me in Belgrade until I finished, and then we traveled together. And then decided to get married, and now 3 kids, and we're still traveling. तो मैम आपको हिंदी आती है? हाँ, मैं हिंदी सुनती हूँ हर दिन, क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं हमारे बच्चे के साथ, लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट आपकी हिंदी काफी अच्छी लग रही है। ठीक ठाक है। सर थोड़ा आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बताइए कि हाँ जी। आप लोग की मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई? हाँ जी ज़रूर। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं 2013 में अपना जॉब छोड़ दिया था मैंने, और सब कुछ बेच दिया, और सिर्फ मेरे पास एक बैकपैक था, और मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया। और ट्रैवलिंग करते हुए मैं एक कंट्री में पहुंचा था जिसका नाम था मोंटेनेग्रो। और पहले एक बड़ा सा देश होता था यूगोस्लाविया करके। सो यूगोस्लाविया वॉर के बाद वो ब्रेक होके बहुत सारे कंट्रीज बन गया था, जैसे बॉस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऐसे बहुत सारे देश बने। उसमें एक कंट्री है मोंटेनेग्रो। वहाँ पे मैं था, लगभग 10-12 दिन के लिए रुका हुआ था। तो उसमें उनकी जब छुट्टी मिली थी, वो सर्बिया में सर्बियन लैंग्वेज पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पे 10 दिन की छुट्टी थी, तो वो भी उसी हॉस्टल पे आए थे जहाँ पे मैं रुका था। तो वहाँ पे हम दोनों मिले, और पहले 1 घंटे में हमें ऐसा लगा कि हम शायद पहले कभी मिले हुए थे और हम जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारी जो इंटरेक्शन थी अब जैसे है, उस दिन 1 घंटे के बाद ऐसे ही थी। तो तब से लेके अभी तक हम जस्ट ट्रैवलिंग तो उसके बाद हमें लग रहा था कि नेचुरली हमें मिलना था, तो वापस आके हम मिल गए। तो सर आपने मतलब कितने इयर्स आप लोग रिलेशनशिप में रहे एंड देन यू डिसाइडेड फॉर मैरिज? इयर्स नहीं था हमारे लिए। हमारे लिए था, हम मिले थे अप्रैल में, और उसके बाद हम वी डिसाइडेड टू, पर हमारी मतलब थोड़ी हमारी अप्रोच थोड़ी अलग है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम रहने की ज़रूरत थी। इट वाज आफ्टर लाइक मे बी एक विद इन ए मंथ और सो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम साथ रहने वाले हैं। विद इन अ मंथ, ये शायद उससे कम था। तो जैसे मैं बता सकता हूँ कि हम पहले 10 दिन साथ थे जब उनकी छुट्टियाँ थी, और उसके बाद हमें नहीं पता था कि हम कब मिलने वाले। तो वो हम साथ थे 10 दिन, हम लोग ने ट्रैवल किया साथ साथ, और वो वापस चले गई अपने कोर्स करने के लिए। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पॉज लेते हैं, क्योंकि इमोशंस थोड़े अटैच हो जाएंगे, तो फिर आपका डिस्टर्ब होगा। मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ कंटिन्यूसली पर कुछ और साल, तो वो उनका कोर्स है, तो शायद ये चलेगा नहीं, तो थोड़ा लेट्स टेक अ ब्रेक। लेकिन 2 दिन के बाद वी स्टार्टेड कॉन्टैक्ट, टॉकिंग अगेन, और 3 दिन, तीसरे दिन वो फिर 12 या 15 घंटे की बस लेके फिर वापस आ गई। तो वहां पे वो वॉर चल रहा था, इट्स लाइक वेरी इंटेंस कंट्रीज। वहां पे क्रॉस करके देन शी केम बैक, and then it was not intense, the war anymore, but they have like border issues, so crossing the border was a little challenging. It's like, well, anyways, it worked out. I was able to लेकिन हमारा ऐसा था कि हम दोनों पहले रिलेशनशिप्स में थे, है ना, लेकिन ये पहली बार किसी और के साथ, हाँ जी, किसी और के साथ रिलेशनशिप्स में थे हम। लेकिन ये पहली बार था कि हमें लगा कि हम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि मुझे इनके लिए कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब नॉट इवन 1%। कि जनरली ऐसा होता है ना कि आप किसी से मिलते हो तो उनको इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ अलग से करना चाहते हो, फिर चाहते हो तुम मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक देयर इज समथिंग यू हैव टू चेंज। मिलने के बाद भी आपकी लाइफ वैसी ही चलती रही जैसे थी पहले? हाँ, मेरे सोच और मेरी फ्रीडम जो है उसमें बिल्कुल 100% जैसा पहले था वैसा ही था। तो हमें जब ऐसा लगा था, दोनों को लगा था ऐसे, तो हम दोनों ने सोच के बताया कि जब इतना फ्रीडम हमारे पास है, हम इस रिलेशनशिप को क्यों नहीं ट्राई कर रहे, 100% क्यों नहीं दे रहे। तो इसलिए जैसे बता रहा हूँ कि मतलब पहले 10 दिन और 3 दिन, 13 दिन के बाद 2 हफ्ते के बाद जो मिले थे, एक हिसाब से हमें उसी टाइम में पता था कि हम साथ साथ रहने वाले हैं। तो जो आपके रिलेशनशिप में थी, तो उनको आपने किस तरीके से मतलब मना किया और कैसे क्या था उनके साथ? पहले रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे दोनों, राइट? हाँ ना, रिलेशनशिप मतलब ऐसा नहीं था कि हम उस टाइम में रिलेशनशिप में कंटिन्यू थे। उससे पहले हमारे पास रिलेशनशिप थे। ओके, उससे पहले ऑलरेडी रिलेशनशिप्स थे। जब मिले थे हम दोनों सिंगल थे। ओके, जब आप लोग मिले तो आप सिंगल थे? दोनों सिंगल थे, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे बता रहा था कि हम लोग मिले थे अप्रैल में, और उसके बाद हमने डिसाइड किया अक्टूबर, सो इट्स लाइक 6 मंथ, 6 महीने में हमने डिसाइड किया था एंगेजमेंट करने का। तो वहाँ पे एक लोकल आर्टिसन थे जो लोकल वाले, कोलंबिया में हम ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम में।
तो वहाँ पे उन्होंने अंगूठी बनाया था 3 मेटल का, वो हमने Handmade. खरीदा, हैंडमेड या, तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, तो बस एक्सचेंज इस किया। तरीके से आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ मतलब जर्नी तो आई मीन टू से आप मैरिज जर्नी, हाँ जी, लाइक हाँ जी। हस्बैंड वाइफ जर्नी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर जनवरी में शादी कर ली थी, तो इट इज लेस देन इसमें भी 9 months, Yeah. मिलने के 9 Yes. महीने में हमने शादी कर ली थी। तो हाँ। हमारा पहला ऐसा था जो जनवरी में हुआ था, तो कुछ ही लोग थे, उनके पेरेंट्स थे, मेरे कजिन थे यूएस से, वो आए हुए थे, जो शॉर्ट City नोटिस पे Hall, किया था हमने, like- सिटी हॉल में रजिस्टर किया था मैरिज। फिर उसके बाद अगस्त में उसी साल हमने थोड़ा बड़ी सी मतलब फंक्शन किया था, तो मेरे पेरेंट्स, सिस्टर, रिलेटिव सब पूरे वर्ल्ड से आए तो थे। सर आपने अपने जी। पेरेंट्स को कैसे मनाया, मतलब कुछ उनके तरफ से अपोज हुआ? सेम क्वेश्चन फॉर यू एज वेल, लाइक हाउ यू मैनेज द पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, You फैमिली? can answer first. Well, I think we always approach like how I feel like there's nothing to manage really. I think like Manage means like we are getting married. they opposed or not, like because culture there is was no different and question. far away. For us, there was no शादी हम कर रहे हैं So, ना। I think for us there was no question. It was more like informing them. It's Okay. our choice, right? Who we want to live with, Yeah, who sure. we want to get married to. Yeah. So we informed them. We met everyone. That's all like part of having them on board in a sense. But it's our choice, right? At least like us in my culture, you're the one who decides who you want to Because marry in to. our There's culture, no, especially in Indian cultures, like marriage is not like a There's an option of arranged two-person marriage. marriage, It's like a yes. two-family marriage, Yeah, yeah, yes, especially yes, in my Indian culture. Yes, yes. So that's why I asked this question: Yeah. how you manage the parents and the family? No, I think हमारा पेरेंट्स का मेरा भी ऐसा था कि बचपन जी। से ज्यादा तक मैं पेरेंट्स की परमिशन किसी के लिए लेता नहीं था। हम्म, मैं बताता हूँ सब कुछ, हर चीज, लेकिन हम्म, उनका परमिशन कभी लेता नहीं था। तो उनका ऐसा नहीं था कि जब मैंने बताया कि हम लोग मिले हैं, हम लोग शादी करने वाले हैं, there was no, it was never a question for us. It's our choice and our decision. And I think if we are happy with this decision, like it's not our headache if somebody's not happy, right? तो सर जब आप ट्रैवल करने जा रहे थे और हाँ आपने जी। अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं जॉब छोड़ के ट्रैवल करने जा रहा हूँ, हाँ जी, तब आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का, उनका क्या रिएक्शन था? फैमिली काफी दुखी थे क्योंकि उनको लाइफ में, जैसे देखिए मैं आईआईटी में पढ़ा था और यूएस में डायरेक्टर था, और पेरेंट्स दे विजिटेड मी, वो आके रुके हुए थे मेरे साथ 3 महीने के लिए थे, और लेकिन मेरे पास 4 बेडरूम का बड़ा सा बंगला था, लेकिन इन सैन फ्रांसिस्को एरिया, और उनको उसके बारे में बहुत प्राइड था कि सबको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिलती है ना उसकी वजह से, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी उनको बिल्कुल। कि ये, और जब मैंने बताया कि मैं सब कुछ छोड़ के ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ, सो दे कुडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। बट फिर ऐसी बात है कि वो कभी नहीं समझ पाएंगे, इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे विल एवर डू, और द सोसाइटी जहाँ से आया हूँ मैं, वहाँ पे कोई ऐसा करता नहीं है, उनको मैं समझा भी नहीं सकता जो मैं करने वाला था, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल पर्पस ये था कि मैंने ये दुनिया देख ली है, एंड कभी भी चाहिए तो इसमें वापस जा सकता हूँ। मेरे पास इतनी पढ़ाई है और एक्सपीरियंस है और नॉलेज है और कॉन्टैक्ट्स है कि वापस जाके दोबारा स्टार्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि फंड्स हैं, पैसे हैं, एक्सपीरियंस है कि मैं अभी जाके कुछ और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं जब तक ऑप्शन है तो मैं एक्सप्लोर क्यों ना करूँ, लेकिन ये चीज़ मैं पेरेंट्स को समझा नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके जिस रास्ते पे वो चले हैं उनका दायरा मतलब एक लिमिट्स होते हैं उनके, और हम अपनी लाइफ, मुझे लगता है कि हम वहाँ से शुरू करते हैं और हम अपनी लाइफ को जब चलते हुए उसी के अंदर फिट करें, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एवर, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ओपन माइंडेड होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ मैं नहीं जी पाऊंगा लेकिन तुम जाके जियो, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम जो कर रहे हो तुम मत करो, है ना, और हमको साथ में लेके चलो, हम साथ को लेके नहीं, तो वापस आके करते रहो। ज्यादा तक आई थिंक 99% बोलते नहीं कि हम भी चलते हैं, 99% बोलते हैं कि मत करो, वापस आ जाओ, है ना। तो मेरे लिए, मुझे पता था कि वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हैप्पी करना, उनको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ मैं उनको बताता था, लेकिन उनको समझा के हैप्पी करना इट वाज नेवर माई, वो कभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन सोसाइटी तो कहती है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखना। वो कर नहीं सकते ना जी, मतलब ये जो चीज़ है हैप्पीनेस, थोड़ा लोग मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि क्या परिभाषा है सर हैप्पीनेस की वजह देखा जाए? हैप्पीनेस मेरे हिसाब से हैप्पीनेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कहीं से आपको मिलती है।
अगर मिलती है तो आप किलो में खरीद सकते हो 2 किलो हैप्पीनेस, 5 लीटर जी, हैप्पीनेस, है ना? ऐसा मिल जाए तो फिर हाँ, बढ़िया है। लाइफ लेकिन सुधर जाए। हाँ, लेकिन हमें ये चीज पता है, फिर जी। भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही मिले। हम बताते हैं कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, हम उसको बिहेव ऐसे ही करते हैं जैसे कहीं से हमें वो मिलती है। तो बिल्कुल। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हैप्पीनेस जो है वो आप ही हो, आपका जो सारांश है वो हैप्पीनेस है। जबकि आपके अंदर इच्छाएं बनती हैं तो आपका हैप्पीनेस कम होने लग जाता है। जबकि डिजायर नहीं होनी चाहिए इसका मतलब। नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब वो साइंस को अगर समझ सको आप कि आप हैप्पीनेस आप ही हो, आपके डिजायर बन गए तो आपका हैप्पीनेस कम हो गया। तो आप वेट कर रहे हो कि जब तक मेरे डिजायर्स खत्म ना हो मैं अभी हैप्पी नहीं हूँ, अनहैप्पी हूँ, जब तक उसलिए डिजायर के पीछे पड़े हो। जब वो डिजायर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाता है कि आपका डिजायर जो है वो खत्म हो जाता है उस टाइम में, तो आप हैप्पी हो जाते हो। लेकिन हम माइंड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी हैप्पीनेस मिली थी इस चीज की वजह से, मेरे बच्चे घर आ गए थे उसकी वजह से। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरी जो डिजायर थी उस मोमेंट में वो डिजायर खत्म हो गई थी, तो इसलिए मेरा हैप्पीनेस जो नेचुरल स्टेट है वो बाहर निकल गया था। लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चे आने की वजह से हो गया, फिर हम कॉल करते हैं 2 बार आ जाओ, 3 बार आ जाओ, 5 बार आ जाओ, तो हम उसी के पीछे पड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम डिजायर्स को थोड़ा साइड में रख के हैप्पी हो जाए और हैप्पीनेस के साथ हम कनेक्ट करें किसी के साथ। हम कोशिश करते हैं कि अनहैप्पी रहे और डिजायर रखें और कनेक्ट करें, और जब वो मिल जाता है तब थोड़ी देर के लिए हैप्पी हो, फिर अनहैप्पी हो एक और डिजायर के साथ। तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है हैप्पीनेस। तो मतलब हम लोग किसी को भी हैप्पी नहीं कर सकते, क्योंकि हैप्पीनेस देने वाली चीज नहीं ना, आप ही हैप्पीनेस हो और जो दूसरे हैं वो भी हैप्पीनेस है। बस उनके जो डिजायर्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनके हैप्पीनेस के बीच में आ रही। तो जैसे मैं आपको पूछूंगा, आपके पार्टनर से पूछिए कि मुझे ऐसा लिस्ट बना के दो 10 चीजों की, जो चीज मैं करूंगा 100% आपके लिए, तो आप हमेशा के लिए हैप्पी रहोगे। तो वो खुद ही नहीं बना पाएंगे लिस्ट। 10 चीज मेरे को तो लगता है कि 2-3 चीज भी नहीं बता पाएगा। वो जो कि आप बना के दो लिस्ट में, मैं हमेशा वही करूंगा तो आप हमेशा के लिए हैप्पी रहोगे, तो बना ही नहीं पाएंगे। तो वो खुद जो बता नहीं सकते कि वो लाइफ लॉन्ग उनको क्या हैप्पी कर सकते हैं, वो मुझे एक्सपेक्ट करें कि मैं उनको हैप्पी करूं। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एक इंसान दूसरे को कभी हैप्पी भी नहीं कर सकता और सैड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि आप एक बहुत हैप्पी स्टेट में हो तो किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको कुछ लगेगा ना, बोलोगे हाँ ठीक है। आप एकदम इतने डाउन स्टेट में हो तो छोटा सा भी बोल दिया तो आपको लगता है कि 20 साल तक याद रखोगे उन्होंने ये बताया था मुझे। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि हैप्पी रहना है दुखी रहना है? वो आप ही करते हो, कोई और कभी किसी को नहीं कर सकता। तो सर जैसे अभी आपने बताया था कि आप IIT से पास आउट हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हम इंडिया में देखें तो बहुत लोगों का तो ड्रीम ही होता है पहले तो IIT में जाना। हाँ जी, IIT में जाना। हाँ जी। उसके बाद ड्रीम होता है कि इतना बड़ा पैकेज हो, ऑब्वियसली आपका पैकेज भी काफी बड़ा हो। कितना था सर आपका पैकेज? हमने मेरा यूएस के हिसाब से $200,000 था जी। मतलब ऑलमोस्ट 1.7 करोड़। हाँ जी, हाँ जी। सो ये एक तरीके से ड्रीम पैकेज है बहुत सारे लोगों के लिए। आपने वो ड्रीम पैकेज तो छोड़ो, आपने तो जॉब ही छोड़ दी। अभी तो वेले आपने तो ऐसा डिसीजन लिया कि जो बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे देखा जाए तो सोसाइटी में। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या थॉट्स आए आपके माइंड में कि आपने सोचा कि आपको पहले तो जॉब क्विट कर देनी चाहिए? हाँ जी। और उसके बाद आपको ट्रैवल पे निकलना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, देखिए एक तो चीज़ आप जैसे बता रहे थे कि IIT है और करियर है और पैसे है ना? दुनिया में मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि एक चीज़ होता है स्टेटस जी, स्टेटस और पावर जी। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को स्टेटस से कनेक्ट करते हैं, है ना? कि आपको IIT में गए तो वो आप अपने रेज्यूमे में हमेशा लगा सकते हो और पेरेंट्स को सोसाइटी बता सकते हैं ये हमारा जो बच्चा है वो IIT गया है, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिल जाती है। एक तो रिस्पेक्ट है। दूसरे ऑफ कोर्स उनके हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, नॉलेज की वजह से सैलरी भी मिलती है ना? अब क्वेश्चन है कि सैलरी, पैसे इतने मिल गए मुझे, मतलब लगभग 2 करोड़ मिल गए। अब मैं उन पैसों को क्या कर रहा हूँ? क्योंकि लाइफ देखोगे आज से 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इन पैसों के साथ एक्सपीरियंस क्या किया, है ना? पैसे जितने भी हो सकता है कि मैं 10 घर बांध के फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सोच था कि पैसे जो होते हैं वो लक्ष्मी जी एक हिसाब से वो एक एनर्जी है और उस एनर्जी को आपको यूज करना है। उसको जब भी स्टॉप करोगे तो वो ब्लॉक हो जाएगी और सड़ जाएगी, है ना? हम लक्ष्मी जी को पूजा करके इनवाइट करते हैं और लॉकर में बंद करके रख देते हैं, तो आई डोंट थिंक
ऐसा होना चाहिए। तो एक तो था कि पैसे फ्लो होते रहने चाहिए, जी राइट। वो पैसे, तो हम, मेरे लिए ऐसा था कि जितने पैसे मैं लाइफ के जो गोल्स हैं उसको अनुभव करने के लिए चाहिए, वो पैसे अगर है मेरे पास तो इनफ है। तो ऐसा नहीं कि ये ज्यादा है, ये कम है, बिल्कुल। इतने पैसे हैं। तो मतलब एक स्टेज के बाद आप पैसे का क्या करोगे? अगर आपके गोल्स हैं घर पे बैठने के, तो आप कितने पैसे का क्या करोगे? अगर आपकी गोल है कि फर्स्ट क्लास में हमेशा ट्रैवल करना है अगले 10 साल, तो उसके लिए फंड्स अलग तरीके से चाहिए, है बिल्कुल ना। तो एक तो था पैसे हिसाब से हम देखते हैं कि पैसे मिल गए मतलब बढ़िया है लेकिन जो दूसरा जिन- एक और चीज था हाँ जी, इसका, हाँ जी, दूसरा ये भी था कि जैसे आप यूएस में गए थे, हाँ जी, अगर हम देखें हाँ जी, स्पेशली आईटी में देखें, हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत लोगों का ड्रीम होता है यूएस में जाके जॉब करना, हाँ जी, हाँ जी, और आप तो ऑलरेडी जी रहे थे हाँ जी, हाँ जी, और बहुत ही अच्छा चल रहा था आपका, देखा जाए तो हाँ, आप वैसे बोलते वैसे मैं नागरिक भी यूएस का 4 हूँ बेड वैसे। हाँ अपार्टमेंट जी, था हाँ आपका, जी, हाँ जी, तो वो सब ऐसा ड्रीम छोड़ना हाँ जी, और हाँ जी, एक ऐसी राह पे चलना हाँ जी, हाँ जो जी, कि बिल्कुल अलग रहा है, हाँ जी। तो कैसे आपको मोटिवेशन मिला इस चीज के लिए? देखिए मैं आपको पूछूं कि जब आप स्कूल में थे तो आपके पास बहुत बढ़िया कैमल का पेंसिल का बॉक्स था जी हो सकता है कि आपके पास ऐसा बॉक्स हो जो क्लास में सबसे बढ़िया वाला हो। किसी ने मतलब फॉरेन से लेके आके दे थे। अब मैं पूछूं कि वापस जाके आप क्लास में बैठोगे तुम्हारा बॉक्स लेके सबको दिखाओगे कि मेरे पास है? नहीं दिखाएंगे, नहीं। तो एक लाइफ में एक स्टेज होता है जहां पे उसकी रेलेवेंस थी, नहीं, उसकी स्टेज तो होता है इंपॉर्टेंस सर, थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए क्विट करना, हाँ कोई जी, भी हाँ चीज जी, क्विट करना हाँ आसान जी, नहीं होता है। बहुत मतलब लोगों को लगता है कि अगर मैं ये क्विट कर दूंगा, ये बहुत अच्छा चल रहा है हाँ जी, हाँ और जी। मैं क्विट करूंगा तो करूंगा क्या? हाँ, नहीं वो जैसे बता आपने एग्जैक्टली बताया, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम छोड़ने में नहीं है कि वो दुखी है, इसमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, फिर भी छोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि जी उनको पता नहीं कि नेक्स्ट करना क्या है। क्योंकि इसके साथ वो देखिए आप क्लैरिटी नहीं है कि मैं देखूंगा मेरा जॉब था मुझे पैसे मिलने के लिए जी और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए, वो मेरा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल लेकिन मैं उससे सोचिए कि मैं अपना अहंकार जोड़ दूं, रेस्पेक्ट जोड़ दूं और मैं पेरेंट्स का रेस्पेक्ट जोड़ दूं, तो मैं इसमें दुखी भी हूँ, ठीक नहीं चल रहा तो छोड़ने में दिक्कत है मुझे, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे गोल्स क्लियर नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे गोल्स जॉब के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। बट सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हाँ। लाइफ में तो गोल होने ही नहीं चाहिए, नहीं नहीं और मैं आप अभी आप बोल रहे हैं कि गोल होना चाहिए, ना ना तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। हाँ जी वो तो है। देखिए एक चीज है कि हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए एक चीज होना चाहिए कि हमारे पास एक क्या कहते हैं इच्छा होनी चाहिए, है ना। उसको आप गोल भी कह लीजिए, वो शॉर्ट टर्म 1 मिनट के लिए हो, 1 दिन के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 10 साल के, तो जी आपको मूवमेंट के लिए इच्छा चाहिए आपको। लेकिन अगर वो इच्छा संपूर्ण करने के लिए आप जब उसकी तरफ चल रहे हो तो बहुत सारे बाधा आएंगे बीच में और बहुत बार आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। इसको आप एक देख सकते हो, गोल को ही दिमाग में रख के जिंदगी जी सकते हो कि जब भी आप चेंज हो जाओ तो आप दुखी हो जाओगे, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। हम बोलते हैं कि मैंने बहुत तकलीफ से अपना गोल अचीव किया। और दूसरा आप कर सकते हो इसको डिटैच वे में, आप सोच सकते हो कि मेरे अंदर से इतनी स्ट्रांग इच्छा आ रही है बिल्कुल इसको संपूर्ण करने के लिए, तो वो गोल बना लिया आपने। और जब वॉक कर रहे हो, जब भी कोई चेंज आती है तो आप डिटैचमेंट के साथ बोल सकते हो कि ठीक है ये नहीं है तो शायद नया गोल बन जाएगा, लेकिन मैं अभी चल रहा हूँ आगे, है ना। तो ये चीज है कि दोनों को आपको बैलेंस करनी चाहिए कि आपके पास गोल्स तो होने चाहिए तभी आप मूव करोगे, वरना डिप्रेशन में बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ओके लेकिन उसी के साथ उस एंड गोल जो होता है ना उसके साथ आपको अटैचमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए कि, मतलब गोल तो होना चाहिए बट उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ मतलब अटैचमेंट तो होनी चाहिए तभी आप उसकी तरफ मूव करोगे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर को कुछ चेंज हो जाए तो आप छोड़ नहीं पा रहे हो गोल को, क्योंकि आप अपने पूरे अहंकार, अपना रेस्पेक्ट, अपना सब कुछ उसी एक के साथ जोड़ दिया आपने, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हम अपना अस्तित्व पूरा जोड़ देते हैं। अगर मैं डॉक्टर की तरह काम कर रहा हूँ, मैं दिमाग में सोचने लग जाता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। तो सर मैम ऑल्सो नोज दीज थिंग्स, लाइक what is her perception about this? I think, well, we talk about this every day at home. घर की डिस्कशन यही है हमारी। And in general, I do think that, for example, I think he was at a state where he was super successful, right? He had everything he wanted. जी So the question is, at somewhat, what else is there, right? You're like, if I do this until I retire, I have more money, I have more status, I get another rank. But does that fulfill all your desires in life? Do you want to see something else? So I think he was curious. I'm talking for you now. No, that's But okay. I think somewhat you're curious what else is there, right? If you eat the same food every single day, somebody like, maybe I want to try like what they cook, you know?
So people are generally, like, humans are born curious. So I think that curiosity stays. If you don't shut it down, you'll be curious for the rest of your life. जैसे बच्चे Especially होते in हैं, India, I feel like people stay curious for the rest of their lives. Like kids, I think all kids are born curious. And I think very often I know in the West, a lot people shut it down. Like, you're not supposed to look, you're not supposed to stare, you're not supposed to show too much attention to something. So I feel like when I came to India, there was one thing I found very fascinating, that people have no shame in staring. Somebody does something, like 10 people line up and like, what is he doing? Construction sites, there are lots of like adults, young kids just watching what they're doing. So I feel like that's a really precious thing to keep alive, to keप that curiosity. आपके 3 बच्चे हैं, हाँ जी। तो ट्रैवल करते वक्त आप कैसे मैनेज करते हैं उनकी स्टडी एंड ऑल? देखिए, एक तो है कि हम काफी सिंपल है, एक चीज बता सकता हूँ। वो तो दिख भी रहा है, हाँ जी, आप दोनों को देख के दिख रहा है। नहीं, क्योंकि बच्चों को हमारे हिसाब से जी, उनके फिजिकल नीड्स देखना काफी सिंपल है। बच्चों के नीड्स काफी सिंपल होते हैं, है ना। उनको खाना चाहिए और साफ रहने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, जी, और उनको सिक्योर रहने का कोई एनवायरनमेंट चाहिए। वो हम लोग उनके साथ रह के हमेशा प्रोवाइड कर सकते हैं, कहीं भी रहे, है ना। फिजिकली हम उनके साथ हैं और हेल्थी वो रहते हैं, क्योंकि उनको हम खाना हेल्दी देते हैं, वो एक्सरसाइज करवाते हैं नो। एंड साइकोलॉजिकली उनको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आपके साथ हमेशा हैं, और वो जैसे हैं वो संपूर्ण है, परफेक्ट है। तो उनको साइकोलॉजिकली ये क्वेश्चन ही नहीं है कि बिल्कुल मेरे पास कॉन्फिडेंस कम है, मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ऐसा कुछ ही You नहीं। also tell them every day, you're Yeah. perfect the way you are. Yeah. There's And- nothing you to do. एंड जैसे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रैवलिंग में ये नीड्स कुछ बदलते नहीं। बस ऐसा है कि जब बच्चों को कोई चीज से अटैचमेंट ना हो, कि वो बोले कि ये मेरा घर है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरे दोस्त हैं, ये खाना मुझे पसंद है, ये मेरा घर है। जब वो कनेक्शन नहीं है आपका, तो आप फ्री हो। आप बिहाइंड द कैमरा बता भी रहे थे कि आपने मेरा वर्ड तो हटा ही दिया बच्चों के दिमाग से। हाँ, बच्चों के पास मेरा, हम- डर, ये सारे वर्ड नहीं जानते वो लोग। नहीं, बच्चों को ये हमने मेरा वर्ड उनको सिर्फ अलाउड है शरीर तक। उसके बाद जो भी चीजें हैं, जैसे उनका शर्ट है, वो बोल सकते हैं कि मेरा पहनने वाला शर्ट, मेरे पहनने वाले जूते। वो नहीं बोल सकते कि ये मेरे जूते हैं, क्योंकि जब आपका अहंकार जुड़ जाता है कि ये मेरा है, तो उस पर कुछ भी हो जाता है उसको, तो आपको बहुत डर डिटैचमेंट होता नहीं है। हो पाता फिर उससे। डिटैच नहीं होता, और दर्द भी होता है कि अब शर्ट थोड़ा फट गया, तो मेरा शर्ट फट गया। आप नहीं बोल सकते मेरा पहनने वाला शर्ट फट गया, उसका मतलब मुझे एक और पहनने के लिए शर्ट चाहिए। तो आपका दिमाग का जो साइकोलॉजी है, प्लस सही में सोच के देखिए कि आप कॉटन आपने उगाया नहीं, आपने कॉटन के साथ कपड़ा बनाया नहीं, उसके साथ शर्ट सिया नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं किया, खरीदा नहीं, सिर्फ पहन लिया और आपका हो गया। मतलब से ऐसा है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो दुनिया है, ये प्रकृति जी। हमें दे रही है, जब तक हम जिंदा हैं उन चीजों को हम अनुभव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हमारे द्वारा, लाइक जैसे पैसे थे हमारे पास, हमने शर्ट खरीदा, वो हमारे पास आया, हो सकता है कि हम किसी और को शर्ट को दे दें, तो एनर्जी मूव होती है पैसों की, चीजों की। लेकिन हम बोलने लग जाएंगे पकड़ के ये मेरा है, तो इसलिए बच्चों को वो हमने सिखाया नहीं कि ये मेरा है। और दूसरा, हमने उनको सिखाया नहीं कि गुड बैड। उनको नहीं पता कि कोई चीज एक गुड है, मतलब क्या गुड है क्या बैड है पता नहीं उनको। उनको गुड बैड पता नहीं है, और पसंद नापसंद पता नहीं है। वो कह नहीं सकते कि मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है। खाने में भी वो नहीं बता सकते कि ये खाना मुझे पसंद है, ये खाना पसंद नहीं। खाना अन्नमय कोश के लिए, तो आपको जो खाना शरीर के लिए सही है उस मौसम के हिसाब से वो हम देते हैं, वो खाते हैं। बचपन में एक ट्राई किया था दूसरों बच्चों को देख के, और फर्स्ट सेकंड टाइम में हमने बता दिया कि ठीक है, ये नहीं खाना है तो फिर रात को खाना मिलेगा। तो उसके बाद आज तक फिर सब कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है। सर, और वो आप भी एंजॉय कर रहे हैं। एक और चीज सर आप बता हाँ रहे जी, हाँ थे जी। बिहाइंड द कैमरा कि आपने स्क्रीन टाइम भी डिसाइड कर रखा है हाँ कि जी, हाँ एक पर्टिकुलर डे होगा, स्पेशली संडे, हाँ जी, जिस दिन वो लोग मतलब मोबाइल देख सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं हाँ, या टीवी में कभी टीवी हाँ देख जी, हाँ सकते जी। हैं। तो ये आपने क्यों डिसाइड किया है? मतलब ऐसा क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि ये भी मुझे डिसाइड करना चाहिए अपने बच्चों के लिए स्पेशली? देखिए, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया उसके बारे में। जब मैम, आप भी बता सकती हैं हाँ, हाँ, काफी डिस्कस किया था। I'll tell you a little bit, then you can continue, right? कि बच्चे जब बचपन में थे, दुनिया ऐसी है कि जिसमें हम मीडिया से बच नहीं सकते। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी है या सोशल मीडिया है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन हमें उसका इंट्रोडक्शन जो है, हमें कैसे देना है, तो हमने काफ़ी सारा उसके बारे में डिस्कशन किया। तो हमें ये समझ आया कि सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, लेकिन हम उसको जिस तरीके से यूज़ करेंगे, वो सिर्फ है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, जैसे हमारे डिज़ायर्स हैं, उसके लिए हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं।
सोशल मीडिया अपने आप में खराब नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं। तो बच्चों को हमने डिसाइड किया कि उनका मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो कंटेंट देखते हैं, वो एक तो हो गया जिस मीडिया से देखते हैं, स्क्रीन टाइम, और दूसरा है क्या कंटेंट ले रहे हैं। जो मीडिया जो था स्क्रीन, हमें लगा कि वो जो स्क्रीन का जो ब्लू स्क्रीन है, ब्लू वेव्स जो होते हैं, वो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी डैमेजिंग है। लेकिन आप 100% बच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल। हमने उस हिसाब से डिसाइड किया कि उसको हम लिमिट इतना करेंगे कि उसका एक्सपोजर भी होगा लेकिन लिमिटेड में होगा, है ना। सर लेकिन जहाँ तक हम आजकल देखते हैं हाँ जी, हाँ जी, कि जैसे बच्चा अगर खाना भी नहीं खा रहा है तो हाँ जी। आजकल माँ बाप स्क्रीन पकड़ा देते हैं हाँ कि जी, बच्चा खा लेगा, एटलीस्ट खाना तो खाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब देखा Like जाए they तो used पेरेंटिंग to में जैसे पहले दुनिया में करते थे लोग 100 साल पहले। देखिए, आई थिंक एक चीज हमें लगता है कि पेरेंट्स अलग कर सकते हैं कि बच्चा अगर लंच में खाना नहीं खा रहा है बिना फोन के, आप फोन ले लीजिए, खाना मत दीजिए, डिनर खा लेगा बच्चा। वो आपकी दिक्कत है कि आप लाइन उनको कुछ ऐसी दुनिया है, सोच के देखिए ऐसी दुनिया है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, बम चल रहा है, और बच्चा बोल रहा है कि मुझे बम में वहां पे जाना है। आपको पता है कि वो खराब है, आप बोलो कि मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको मैं बचा सकूं, तो गलती किसकी है बताइए, है ना। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जानना चाहिए कि अगर आप सोचते हो कि ये गलत है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल 2 साल वाले बच्चे के ऊपर नहीं रख सकते ना, कि वो खाना नहीं खा रहा बिना फोन के। मतलब ठीक है, फोन ले लो, खाना नहीं खाएगा तो फिर भूखे हाथ 1 घंटे में खा लेगा, है ना। तो It's just the parents' comfort, right? yeah, It's more work if you don't give a screen because you have to get them to eat. But if you give them screen, they're also not aware of how much they're consuming. They're not learning the boundaries of how much is healthy for me, my body. They won't tell you I had enough because their focus is somewhere else. So actually, it's very unhealthy for their relationship with food to get them distracted to put food into the body yeah. from that side. बट लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। 100%, इसीलिए yeah. दुनिया में ये रूल बना है कि ये 18 से कम अडल्ट नहीं है, 18 के बाद अडल्ट है, तब तक Nice. रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। जी। तो पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता एक बार भी 1% भी, एक शब्द भी नहीं बता सकते कि बच्चों के लिए ये अच्छा है, लेकिन बच्चे हम क्या करें, बच्चे इसके बिना कर नहीं पा रहे। मतलब यू आर नॉट एबल टू प्ले द रोल ऑफ ए पेरेंट। आप अपना पेरेंट का रोल नहीं निभा रहे, आप जस्ट क्योंकि आप पुश कर रहे हो अपने रिस्पॉन्सिबल बच्चे के ऊपर जो कि अडल्ट नहीं है, बिल्कुल। है ना। तो सर आप जब ट्रैवल करते हैं, हाँ जी, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ और जी, वो हाँ भी जी। बच्चों के साथ। Yes. मतलब कहा जाए तो इंडिविजुअल तो फाइनेंस मैनेज हो जाता है, अगर मैं सोलो ट्रैवल करूं बच्चे तो कितने- मैनेज हो जाएगा, लेकिन विद वाइफ, विद चिल्ड्रंस, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, राइट? बच्चे ज्यादा खाते नहीं जी। पैसे उसके लिए जरूरत नहीं है। जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस पहले बताता हूँ कि फर्स्ट आई टेल एक्सपेंसेस, राइट। नाउ यू कैन टेल, आई थिंक No, go for it, go for it. कि हमारे पास 3-4 जोड़ी कपड़े हैं सबके पास, उससे ज्यादा हमारे पास कपड़े नहीं है ना। और बच्चे जो खाना बता रहा हूँ, हम नेचुरली घर पे बनाते हैं जितना बना सके, बाहर भी खाते हैं, तो उसका खर्चा ज्यादा नहीं है। और उसके सिवा पढ़ाई हम खुद कराते हैं, तो स्कूल के खर्चा नहीं है। तो हमारा खर्चा, जैसे बच्चों के लिए टॉयस है, उनके पास टॉयस नहीं है, बच्चे अपने खुद के टॉयस बनाते हैं, और उनके पास जो बाकी खर्चे हैं वो सब नहीं है। प्लस सब चीज़ों के लिए हमने जो पहले काम किया था, पहले मेरे यूएस में घर था, मेरी जी सैलरी थी, और ये यूरोप में काम कर रही थी, उनके सेविंग्स थे, वो सब हमने क्या किया कि सब कुछ बेच दिया हमने। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कुछ भी नहीं तो है। आपके पास घर भी नहीं है? ना, कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास जो 2 बैग है वही हमारे पास है, वही आपका घर है? वही हमारा घर है। तो जो पैसे थे वो सब हमने लिक्विड कर दिया और हमने इन्वेस्ट कर लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ वहाँ, और उसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो हमारे लिए इनफ है। तो रिटर्न्स इतना आ जाता है कि आपके ट्रैवलिंग भी हो जाए और आपका बच्चों की स्कूलिंग भी हो जाए, सब हो जाए? स्कूलिंग तो कुछ नहीं, उनको schooling तो नहीं। मतलब 40 रुपए का किताब खरीदेंगे तो 3 महीने आता है, उसके लिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट सर, जहाँ लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ें, हमारे बच्चे एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, वहीं आपने स्कूलिंग ही बंद कर दी। नहीं, देखिए, एक होता है शिक्षा जो होती है, आपको सोचना चाहिए कि इसका एंड गोल क्या है ना। लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जाए तो आपके स्टेटस के लिए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सब बहुत सारी चीजें चलती हैं। वो भी स्टेटस के लिए है ना, कि एंड ऑफ द डे आपको सैलरी मिलेगी, आप 3 वक्त का खाना खाओगे, कपड़े पहनोगे, आप घर में सोओगे, तो आप करोड़ रुपए कमा लो, 1 लाख कमा लो, कुछ भी करो,
लेकिन बच्चों के लिए हमें लगता है कि जो आज के गोल्स हैं, जो कि स्कूल जाते हो तो आप दो चीज़ें सीखते हो, एक आप कल को मुझे नौकरी मिलेगी जो पढ़ रहे हो उसकी वजह से, और दूसरी चीज़ की समाज में रहने के लिए जो अच्छा बुरा है सही गलत वो स्कूल में सीखेंगे। हमारे बच्चों का ऐसा है कि हम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फ्यूचर में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। बेसिक अगर उनको लाइफ जीना है तो वैसे हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, और वो बच्चे 20 देशों में रह चुके हैं, हम 65 देशों में रह चुके हैं। नोरा जो पहली वाली बेटी है वो 20 देशों में रह चुकी है, तो वो किस कल्चर के साथ फिट होकर रहे, है ना। तो वो संपूर्ण तरीके से हम फ्रीडम में कैसे जिए, लोगों को वो आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं देख रहे हैं। आप अगर अपने स्क्रिप्चर्स में जाओगे, उपनिषद में जाओगे, भगवत गीता में जाओगे, तो वहां पे आंसर्स हैं कि आपको कैसा इंसान बनना है। तो आप पढ़ाते हैं ये सब चीजें बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, उपनिषद, भगवत गीता, हाँ ये जी, हाँ सब। जी। बच्चे They have books बहुत about all हाँ, these topics. तो Ramayana, Mahabharata, all Yeah. these. They रामायण, have महाभारत। small, yeah, they ये have वो तो stories about them, like for children. हर रात को आई थिंक यू आल्सो रीड I read stories to them. Yeah. स्टोरीज। हम घर पे हैं कृष्ण जी की कहानियां। तो ये इंग्लिश में, हिंदी में कैसे चलता है? अभी इंग्लिश जर्मन This में? one is नहीं, English. इंग्लिश में They study all, they learn all 3 languages, but these stories we bought in English. तो आप अपना अस्तित्व जान जाते हो कि मैं कौन हूँ, और ये जो स्टोरीज जो है हमारे, मतलब ये सब बताए हुए हैं कि उसमें हर कैरेक्टर जो है वो हमारे अंदर की एक गुण है। जो आप ना दशरथ ले लो, अब रावण ले लो, राम जी ले लो, ये सब एक कैरेक्टर्स है अपने आप को समझने के लिए। बाहर की तरफ बहिर्मुखी होके ये सब स्टोरी की तरह देख सकते हो, या इन चीज को समझ के उनके कैरेक्टर्स को अपने आप अंदर से देख सकते हो। तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हर कैरेक्टर जो है वो अपने आप अंदर से समझो कि वो है क्या। अब नंदी जी हैं, आप बेल पत्ता बोलते हो, आप भांग बोलते हो, तो भांग बोल रहे हैं किस चीज का भांग? भांग पीने की नहीं बात करें, वो अपना जो कंटिन्यूस सोच है बिना इसके उसको भंग करने की बात करें। अब नंदी जी हैं तो वो क्या है, वो आप हैं कि जो आप इस स्टेट में हो कि आप कंप्लीट स्टिलनेस हो, जहाँ की आप आगे नहीं जा रहे हो, पीछे नहीं आ रहे हो, कंप्लीट स्टैंडर्ड में हो विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो वहां पे जाओगे तो नेक्स्ट स्टेज आपके शिव जी हैं और कुछ नहीं है। तो ये चीजें आपको स्कूल में नहीं बता रहे हैं। आप किसी गुरुकुल में भी जाएंगे तो वहां पे इसको याद करने की कहानियों की तरह बता रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कल्चर को एक्सप्लेन नहीं इम्प्लीमेंट करना। करने के लिए नहीं बता रहे कि अच्छा मुझे अपने ध्यान में यहाँ जाना है, यहाँ बिल्कुल। एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो मैं नंदी बन गया हूँ। तो वो नहीं बता रहे, वो बोले कि नंदी ये है, इन्होंने ये कहानी की है, वो कहानी है, स्टोरीज में हम फंसे हुए। ये चीजें मैंने देखा है कि कोई समझा नहीं पा रहा था, तो हम घर पे मैं ये समझाता तो सर था। जैसे हाँ जी। हम देखें बच्चों में तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हाँ जी, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। क्या वो ऐसा नहीं पूछते कि भगवान शिव ने गणेश जी को क्यों मारा, हाथी का जो सर था वो क्यों लगाया, और गणेश जी ऐसे क्यों बने? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ तो आप पूछते हैं। क्या जवाब देते हैं इसका? जो मुझे समझ है, जैसे अब आपको अगर समझाना है तो मैं बता सकता हूँ, जो गणेश जी का जो सर है वो हाथी का जो सर होता है जी, उसमें ये कह रहे हैं कि आपके जो उनका जो ये होता है सूंड। ट्रंक जो है, सूंड है, उसमें वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्र भी है। जब आपके कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र एक साथ हो जाते हैं तो वो आपके गणेश जी हैं, बिल्कुल। ऑब्स्टिकल्स को निकालते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि शिव जी के पास शिव जी आके कुछ कर्म कर रहे थे बिना शक्ति के, मतलब कभी कभी बता दें शिव जी गुस्सा हो गए, शिव जी नाराज हो गए, बट इन रियलिटी शिव जी क्या है, वो किसी से उनको मतलब नहीं है। शिव जी है, जब शक्ति मिलेंगी उनको तभी मूवमेंट होती है ना। तो ये स्टोरीज है लोगों को स्टार्ट करने के लिए, कि इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप वहीं पे रुक नहीं सकते ना, उसको आप यू हैव टू गो डीपर कि वो हाथी का ही सर क्यों नहीं, शेर का क्यों नहीं है ना। अब दुर्गा जी हैं, उनके पास शेर है, अब कहीं कहीं मेरे को टाइगर दिखाते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मंत्र क्या है, इसका यंत्र क्या है। तो जब डीपर जाओगे तो वो चीज़ों का लेवल है जो मुझे समझ है, वो बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, और वो शायद कल को नई चीजें हमें आगे बताएंगे कि पापा आपने जो बताया था उसका मीनिंग ये भी है, ये भी है। तो वही है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बोला जाता है कि इंडिया इज़ वेरी डर्टी, डोंट गो इंडिया, और इंडिया एक अनसेफ कंट्री है स्पेशली फॉर वीमेन। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया को लेके? I feel like people always tell something about places they've not been to very often, and they don't have their own experience. So I think for me, I really enjoy being in India because there's ability of experiencing everything. Like everything exists in India. There's nothing that doesn't exist, I feel. And I think all the countries we've been to, I've not experienced that.
Hmm. So you can see everything, you can smell everything, you can everything exists. And that's the beauty of India also, that everything is allowed and everything is accepted. And I think also the speciality of India is that spirituality is in everyday life. And I think in the West, I grew up in a religious family, but I think religion is dying away in the West. And the connection to a higher being is not that present, or people are not, don't know how to connect, and they don't know how to go deeper in understanding life. And I feel in India, I think we meet so many people, and very often spirituality is the topic. People want to understand life, what is it about? And so I think this is really unique in India, that everybody has temples in a home, or on the street, every corner you can find spirituality. Energy is there. Energy is there, yes. मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जी, जी. जो गंदगी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हमारी भी डिस्कशन होती है उसके बारे में घर पे, क्योंकि वेस्ट से जैसे आपने बताया था काफी लोग उसको उस हिसाब से देखते हैं कि इंडिया में गंदगी है जी. लेकिन आपको गंदगी एंड गरीबी दोनों गरीबी, चाहिए. हाँ, गरीबी मतलब इकोनॉमिकली देख रहे हैं ना वो, तो लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि वो कितने खुश हैं. उनका मेजरमेंट जो होता है, जैसे आपको कभी कभी आती है लिस्ट की वर्ल्ड्स टॉप 50 हैप्पीएस्ट कंट्रीज, उसमें इंडिया का नाम नहीं होता है जी. अब उस 50 हैप्पी कंट्रीज में जाके देखिए कि लोग कितने हैप्पी हैं, है ना. तो वो क्योंकि हम लोग बाहर जा पा रहे हैं, हम लोग ना सैलरी इतनी हमारी है, हम लोग वेकेशन पे जा पा रहे हैं, उनके मेजरमेंट का जो मेट्रिक है वो काफी अलग है. तो वो जो गरीबी है, मैं नहीं सोचता हूँ कि गरीब का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जो आप 3 वक्त का खाना खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए एक सेफ जगह नहीं है, तब गरीबी स्टार्ट होती है. तब तक वो है आपके पास, मुझे लगता है आप गरीब हो. सिर्फ आपके डिजायर संपूर्ण नहीं हो रहे हैं. आप कंपेयर करोगे, उनके पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तो मैं गरीब हूँ. मतलब नहीं, आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए सेफ जगह है, तो आपकी गरीबी खत्म हो गई. उसके बाद आप लाइफ जीना स्टार्ट कर रहे हो. अब वहां पे आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करो, कैसे जीना चाहते हो, उसके बाद वो. और दूसरी चीज गंदगी की जो बात है, एक चीज शायद दुनिया समझ नहीं पा रही है कि जिस तरीके से हम घर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्क्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गार्डन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसे प्रकृति कभी नहीं होती है. दुनिया कभी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होती है. अपने आप को बाहर से आप कितना भी साफ कर लो, आप अपना पेट एक बार खोल के देखिए, आप बताइए कितना साफ है अंदर. है ना. आप स्पिरिचुअलिटी का, इंडिया का मतलब ही यही है कि आप हर चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है जिस रूप में, वो सब इंडिया में एक साथ मिलेगा. आप उसको उसी फॉर्म में मिलेगा, और उसको देख के आप वहां पे आप अपने सेंटर में रह सकते हो. उसमें रह के आप खुश रह सकते हो. आपके अंदर से वो भाव नहीं आ रहा कि ये गंदा है. और चैलेंज भी यही है ना सर, चैलेंज भी तो यही है कि ऐसे उसी फॉर्म में रह के भी हमको स्पिरिचुअलिटी में भी रहना है, सेंटर रहना है. तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप टेस्ट कर रही है आपको कि आप इसमें भी खुश रह पा रहे हो. तो आंसर दिख रहा है कि वो फेल हो रहे हैं. वो बता रहे हैं कि ये गंदा है, हम नहीं रह पाएंगे, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में आप कभी भी ओवर सफाई की तरफ जहां पे जा रहे हो, लोगों के पास एलर्जीज है, बीमारियां हैं, टैबलेट कंजम्पशन ज्यादा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो होता है हाइजीन और एक होता है क्लीनलीनेस. हाइजीन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप बैक्टीरिया ऐसा ना लो कि आपके बॉडी, शरीर और माइंड को डिस्ट्रक्शन पहुंचे, कि आप नॉर्मली फंक्शन ना कर पाओ. अब क्लीनलीनेस के लिए कोई अंत ही नहीं है. मैं घर को मतलब पूरा स्प्रे मार के 10 दिन क्लीन कर सकता हूँ, क्लीनर्स को लाके सुबह शाम क्लीन करवा सकता हूँ, या 10 दिन में एक बार झाड़ू मार सकता हूँ. क्लीनलीनेस का कोई लिमिट ही नहीं है. लेकिन हम कंफ्यूज कर रहे हैं क्लीनलीनेस और हाइजीन में. हाइजीन इंपॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस मेरे हिसाब से ऑप्शनल है, और हर बंदे को डिसाइड करना चाहिए कि कितना ओके कितना ओके नहीं. तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. सर मैं मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब एज ए वुमेन आप जब ट्रैवल करती हैं, तो बच्चों के साथ क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं? वुमेन के लिए तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, ट्रैवल भी देखना है, सब चीज़ देखना है. Why does she need to take care? मेरे पास हाथ है. ऐसा होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में होता है, हस्बैंड को भी देखना है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं और क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं? I think हमारे स्पेशली इन इंडिया वीमेन को ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, और इवन फैमिलीज को भी.
Because So I- आदमी के husbands' hands are weak in India. they cannot cook at home. Not like that, घर but- we घर always, पे cook नहीं कर we always सकते. tell people at home the wife should cook, but if you go to a restaurant, सब it's आदमी cook only करते men. हैं. So what is it like? Are they able to cook or not? अब झाड़ू पोछा औरत घर पे कर सकती है, लेकिन दुकान बाहर है तो It's how it. सुबह सुबह जाके कर सकते हैं. नहीं ऐसा- So we don't think anything like इसमें- all this is it's just made up. नहीं, जैसे nonsense. मैम जैसे Yes. 3 बच्चे हैं तो तीनों को देखना और उनको मैनेज करना, हर किसी की अपनी अपनी मतलब नेचर होता है बच्चों का। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शांत है, तो इस तरीके से मैनेज कैसे करते हैं आप ट्रैवल में? I think it's not different than being in one place because you need to take care of your children, whether you're in one place or if you're moving. If you go with your kids to a different city, you watch them, right? So our traveling is same. We have a base where we are, we take care of them, we cook for them, we play with them, we study with them. Whatever they need, we take care of them. If you move somewhere, you watch them while you're moving. So I think it's not very different to anybody else in that sense. And the other thing, I think our kids, we've never introduced saying you are something. So we don't have a naughty kid, a funny kid, a something kid. And they will also ask you, like, am I only this? I am everything. Sometimes I feel like making jokes. Sometimes I feel like not talking. Sometimes I want to talk with you. So they know they're not a fixed one thing. They can be anything they want at any moment, like every human being. Nobody is only shy. Nobody just doesn't do one thing all the time. So they know they are perfect the way they are. They can do anything they want, but it's not fixed. We are not a fixed one thing. और दूसरा एक चीज भी है कि जो बच्चों के जो नीड्स हैं, हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा है, काफी सिंपल होते हैं उनके, क्योंकि वो हमारे पास है कि वो जैसे हमारे बच्चे हैं तो हर दिन वो योगा करते हैं, हर दिन वो पुशअप्स करते हैं, अपने कसरत करते हैं, हर दिन अपना ध्यान करते हैं, अपनी उपासना करते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं तो हमने खरीदे तबला और हारमोनियम रोज बजाते हैं, और वो मेरे साथ पढ़ाई करते हैं एनसीईआरटी की किताबें, और उनके साथ पढ़ते हैं जर्मन किताबें, और गंगा जी जाके छू के आते हैं हर दिन. तो ये हमारी लिस्ट है हर दिन, और वो कब करेंगे, कहाँ कैसे करेंगे वो फिक्स नहीं है, लेकिन वो करते हैं. उसके बाद हम दोनों में से हम हाथ है हमारे पास, झाड़ू कोई एक करेगा, पोछा कोई और लगाएगा, हम कुक करेंगे, लंच करेंगे तो वो ब्रेकफास्ट बनाएंगे, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा तो वो लंच कुक करेंगे, और उनको पढ़ाई करना है, उनको सुलाना है, उनसे हमारे साथ आके हग करना है. तो सर आप कोई नौकरी नहीं करते, क्या करते हैं फिर आप फ्री टाइम में अपने? मैं बीवी बन के घर पे रहता हूँ. सेकंड बीवी हूँ घर पे बस. मतलब आपके जिस हिसाब से आप देख रहे हो तो सेकंड बीवी, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं मेरा काम है. लेकिन सर जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये मेंटालिटी है सब लोगों की कि हमेशा जो मैन है वो बाहर जाएगा, वो पैसे कमा के लाएगा, और जो वीमेन है वो घर में रह के जो है घर के काम करती है. मुझे लगता है कि ये जो डेफिनेशन है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है. एक हिसाब से एट सम लेवल. यस यस. हाँ. तो आपके लिए क्या परिभाषा है, मतलब कि मेन के लिए बाहर कितना काम है और वीमेन के लिए घर में कितना काम है? क्योंकि आजकल आप देखिए ना, क्योंकि वीमेन भी बाहर काम करने जा रही है, लेकिन वो बाहर भी काम करने जाती है और घर आकर भी वो काम करती है. हाँ जी, हाँ जी. लेकिन मैन अगर बाहर काम कर रहा है तो वो घर आके काम नहीं करता. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. मतलब क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है उनके. नहीं देखिए, ये टॉपिक थोड़ा दो हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने जी. क्योंकि पूरी दुनिया में ये कंफ्यूजन है. इंडिया में भी आजकल वुमेन, आज औरतें जब वर्क फोर्स में आ गई हैं तो ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा है. क्योंकि देखिए एक चीज, पहले जमाने में आप 2000-5000 साल पहले चले जाओ तो जीने का जो तरीका था, जिसमें बाहर से हमें हंट करके कुछ लाना होता था, या बाहर से फिजिकल मसल के साथ यूज करके लाना पड़ता था, और हमारी सेफ्टी जो थी वो गारंटी नहीं थी. उसके लिए हमें बहुत सारे मतलब घर बांधो, कुछ फ्लड आ सकता है, कोई जानवर आ सकते हैं, है ना. उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो होते थे वो औरत होते थे और बच्चे, है ना. तो जैसे औरतों को जैसे पीरियड हो रहा है, बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उन चीजों में वो सब बाहर जाके जो आदमी कर सकते वो कर नहीं पा रहे थे. तो इसलिए सोसाइटी ऐसे बनी थी कि और बॉडी भी ऐसे बनी थी आदमी की, जिसमें मसल उनके ऑटोमेटिकली परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, फिजिकल लेबर के लिए उनके लिए ठीक था. तो उस हिसाब से सोसाइटी ऐसे बनी थी जहां पे आदमी ज्यादा बाहर काम करते थे और औरत ज्यादा घर पे मेंटेन करती थी और बच्चों को देखती थी, है ना. और ये होता था वर्क में, जैसे काम करते थे. आज के जमाने में
वो चीजें चेंज हो रही है जहाँ पे आदमी आप ज्यादा मस्कुलर है तो आप सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। तो आप खाना लाने के लिए पहले की तरह जंगल जाके हंट करके, मतलब कंधे पे लाने की जरूरत नहीं है, सुपरमार्केट जाके बैग लेके आने की जरूरत है, गाड़ी ड्राइव करने की जरूरत है। उसमें औरत मर्द का कुछ फर्क ही नहीं रहा है ना। अब ऑफिस में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में जाके लकड़ी तोड़ नहीं रहे हो, ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, उसके लिए आपको उंगलियों की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। तो आपका जो फिजिकल बॉडी के जो सुपीरियरिटी थी, मस्कुलर सुपीरियरिटी आदमी के साथ, उसके रिलेटेड जो जॉब्स थे वो आजकल इरेलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। खेती में काम करने ट्रैक्टर है तो औरत चलाए मर्द चलाए एक ही हिसाब से चलती है वो है ना। आप दुकान शॉप में कुछ बेच रहे हो, सेक चलती है। तो जो व्यावहारिक चीजें हैं उसमें आदमी औरत की फर्क खत्म होती जा रही है। ठीक है, एक तो है माइंडसेट, वो अभी खत्म नहीं है, लेकिन दूसरी चीज आ जाती है उसमें, आपकी एनर्जी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है, हम शिव शक्ति बोल लीजिए जैसे बोलिए, नेचुरली जो है मैस्कुलिन एनर्जी मेल में ज्यादा होती है जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, जनरली, और वुमेन में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है। हमें समझने की जरूरत है कि मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है। मैस्कुलिन एनर्जी ये है जो आपको चाहती है कि हम किसी चीज को प्रोटेक्ट करें, किसी चीज को प्रोवाइड करें, किसी चीज के लिए हम जो भी दिक्कत है हम उसके लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहें, वो मैस्कुलिन एनर्जी है। ये मर्द मेल फीमेल नहीं। और फेमिनिन एनर्जी है जो उसको नरिश करें और उसके लिए ब्यूटी प्रोवाइड करें, उसके लिए जो सटल चीजें होती हैं कि ये ऐसा हुआ वो चीज कर सकें। अब हो गया मैस्कुलिन फेमिनिन, वो हर इंसान में दोनों होते हैं, है ना। एक में होता है ज्यादा, एक में कम होता है। अब कंफ्यूजन क्या हो गया कि औरतें ऑफिस में जाके काम कर रही है तो ये व्यवहारिक है, तो आप कोई भी कर सकते, हाथ के साथ काम कर रहे हो आप, बच्चा थोड़ी पैदा कर रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी होनी है। ये दिस इज नथिंग रिलेटेड टू बॉडी एनीमोर, सिर्फ इंसान है, इंसान के हिसाब से जो करना है आप कर रहे हो। और जो एनर्जी है, क्या एक आदमी वुमेन की तरह बच्चों को नरिश कर सकता है, ब्यूटी कर सकता है, वो वार्मथ दे सकते हैं, कुछ आदमी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आदमी नहीं दे सकते। जो प्रोटेक्शन का फीलिंग है, बच्चे जब बाहर जाएंगे, कोई आ रहा है उनको पकड़ने के लिए, कुछ मारने के लिए, तो वो इतना सेफ करेंगे अपनी मम्मी के साथ जो पापा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पापा इंसान की तरह मेल नहीं है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। कुछ औरतों में मर्द से भी ज्यादा हो सकती है, होती है ना, बट इट इज अ मैस्कुलिन एनर्जी। सो क्वेश्चन ये है कि आप अगर एक कपल हो, आप पे किसके पास ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, किसके पास फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, उस हिसाब के आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके होम एनवायरनमेंट में वो मैस्कुलिन चीजें जो है वो आप उस हिसाब से वो इंसान करें, या वो ज्यादा डोमिनेट करके करें। जो फेमिनिन चीजें हैं उसमें वो ज्यादा पार्टिसिपेट करके करें। हम जनरली उसको बॉडी के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। और ये बॉडी के हिसाब से आप सेपरेट करोगे और उसको एसोसिएट कर दोगे कि वुमेन आर फेमिनिन, और घर में झाड़ू पोछा उनका काम है। अब तो मैम का क्वेश्चन है कि बर्तन धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए घर में? मतलब अगला खाना जब कुक करूंगा तो मुझे ही मतलब साफ करनी पड़ेगी। और झाड़ू मारना चाहिए कि नहीं? बस मैं तो झाड़ू मारता हूँ, मैं पोछा मारता हूँ। अब आने से मैंने ही पोछा किया था, उन्होंने झाड़ू किया था, मैंने पोछा किया था। जी। अब ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था और बच्चों ने खाया था। तो हमारे जैसे ये चीजें हैं करने वाली चीजें। बिल्कुल। अब बच्चों को हो सकता है कि मेरे पास फेमिनिन एनर्जी शक्ति ज्यादा हो कि मैं इंट्यूशन में उनको ज्यादा बता सकूं। इनके पास ये माउंटेन क्लाइंबर है, हो सकता है कुछ चीजों में इनके पास स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो, कुछ टेक्निक्स बताने के, क्लाइंबिंग के लिए, मसल बनाने के लिए। ये भी फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी है, हेल्थ एंड फिटनेस इंस्ट्रक्टर, तो बता सके कि फिजिकल हिसाब से कैसे करें। हो सकता है कि मेरे अंदर प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म ज्यादा हो, लेकिन मेरे पास वो टेक्निक नहीं है, तो वो मुझे सिखा सकते हैं कि इस टाइप से करोगे तो आपके मसल बढ़ेंगे, पुशअप में ये टेक्निक करो तो ये बढ़ेंगे। तो ये हम लाइन डाल के कर नहीं सकते, दोनों में मैस्कुलिन फेमिनिन है, दोनों में वो एनर्जी है, चलना है बस। वो बैलेंस करना है कि, और आपके कंबाइंड जो जहां जाना चाहते हो लाइफ में उसके हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैडम फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, हाँ जी, तो प्रेगनेंसी में भी ट्रैवल किया है क्या मैम ने? बहुत सारा did travel during pregnancy also? Oh yes. बहुत सारा किया। तो so how you managed like प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज किया मैम ने, और कैसे आपने टेक केयर किया? बच्चा अंदर था ना। फिर भी जैसे हमारे यहाँ, जैसे इंडिया में क्या होता है कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रेगनेंसी
एक तरीके से डिजीज बोला जाता है, मतलब वही- घर में ही रहो, वही कहीं नहीं जा प्रेगनेंसी सकते। Like a टू patient, पेशेंट, yes. हाँ, प्रेगनेंसी मतलब पेशेंट पेशेंट के बराबर बोला जाता है, और बोला जाता है कि ज़्यादा वेट नहीं उठाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस Yeah, yeah. होती हैं। इवन आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑल्सो, जब बेबी हो जाता है उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक रेस्ट्रिक्शन चलता रहता है। तो आपने कैसे मैनेज किया और कैसे ट्रैवल? लेट हर स्पीक, बट मैं बता सकता हूँ कि प्रेगनेंसी डिलीवर करने के कुछ घंटे, 8 घंटे के बाद घर आके उन्होंने खाना बनाया था, और हम 5th फ्लोर पे रहते थे, तो शी इज कंप्लीटली फाइन। बट एनीवेज, प्लीज शेयर। So we think, see, when you're pregnant, your body's producing a baby, right? But you're not sick. Sometimes you have nausea. That all is part of the first part normally of pregnancy. But for delivery, your body needs to be actually fit because you're doing work. It's like you're telling someone in 9 months you should run marathon. 42 kilometers you have to run in 9 months, but sit down and don't move. You know? 9 And then months sleep. after 9 months, go. So it doesn't make sense because your body, when you're delivering, Yeah. when you have contractions, your muscles need to work. Your thighs need to be fit. Your back needs to be fit. You need to be full of energy to be able to deliver. जी। I think not exercising, not doing yoga during pregnancy can lead to higher cesarean rate, like a C-section, because your body is Operation. not ready to physically do it. So during all 3 pregnancies, I was physically very active. The first pregnancy, I was riding bicycle until Oh. the day before delivery. बाइसिकल रन कर रहे थे I was physics- doing पहाड़ों yoga. First पहाड़ों पे pregnancy। थे, पहाड़ों We में। lived हम on the 15-20 hill, yes. किलोमीटर जाते थे साइकिल में, और आते Wow. थे। Yes. So we actually also did farming. At Yeah. that point, we went into the garden farming. and एक all. फार्मर को हेल्प We करते worked थे, for farmers. खेती में थे हम लोग। आई थिंक इंडिया में पहले ऐसे ही होता था, Yes, महिलाएं yes. ऐसे ही करती थी Even खेतों now, में। नहीं, आज के दिन पे भी जो घर पे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो डिलीवर करके 3 दिन में वापस आ जाते हैं ना घर पे। because your body is fit. Yeah, If but your in- body is yeah. fit, you can heal, right? So, Yes. and I did all 3 Second one, pregnancy. yeah. Second pregnancy, we were walking. We actually traveled to Sikkim and Nepal, like in the mountains and all. And the third pregnancy, I did, like we also walked, we traveled to Europe, and I did a lot of strength exercise actually, because I learned along the way that if I have more thigh muscles, back muscles, hip muscles, I have more strength during delivery. And even afterwards, you recover a lot faster. And I did yoga through all 3 pregnancies. He wrote a तो मैं program for me because he's a yoga teacher. मैंने So- एक उनके लिए प्रोग्राम बनाया था प्रेगनेंसी योगा के लिए, एंड शी डिड दैट रेगुलरली फॉर ऑल 3 प्रेगनेंसीज। एंड एक चीज बता सकता हूँ कि तीनों प्रेगनेंसी में कंप्लीटली शी हैज नॉट टेकन एनी मेडिसिंस। आपने ये भी बताया था कि आपके बच्चे तो मेडिसिन लेते ही नहीं है। ने आज सब कुछ। तक पहले वाली 8.5 साल की है, दूसरी 6 साल, तीसरी 2 साल की है, उन्होंने आज तक एक भी टैबलेट नहीं खाया। तो इन्होंने पहले प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में थोड़े से इन्होंने टैबलेट ली थी, उसके बाद आज तक Then we 9 stopped. साल में तो कैसे मैनेज करते हैं, जैसे अगर सिकनेस हो गई तो कैसे मैनेज वेट होता है? करते हैं खत्म होने तक। टाइम है हमारे पास, ऑफिस जाना नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। Well, you do Yeah. whenever you're healthy. You're healthy when you eat healthy food, you get rest, you drink a lot of water, you exercise. When you're sick, eat healthy food, drink a lot of water, and rest. And if you want to Same, play. So I think if your mind wants to get healthy, if you're motivated to say, like, I want to go play outside, if you eat healthy food, you drink a lot of water to flush out whatever bacteria, virus you have, and you rest, your body does everything it needs to do to kick it out. मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अपनी जी। बॉडी जो है वो नेचुरली हमेशा आपको हील करने की कोशिश करेगी। Hmm. आपको तो कट लग गया तो आप ऑटोमेटिकली देखते हो कि बंद कर देगा, आप हील करेगा। आपको जुकाम हो रही है तो वो कहते हैं कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो दवाई नहीं लोगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, दवाई लोगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो बॉडी आपको हील कर सकता है, कोई भी दवाई कभी भी हील नहीं कर सकती किसी चीज को। वो शायद इन बाकी चीजों को मार सकती है, बैक्टीरिया को, लेकिन जो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो सिर्फ बॉडी ही कर सकती है। और उसको बॉडी को जो डैमेज कर रहा है वो क्या चीजें हैं, वो चीज हमने क्या किया कि हम उनको शुगर देते नहीं है, 0 शुगर है घर पे, हम खाते नहीं, उनको देते नहीं तो नीड कैसे पूरी होती है इस बॉडी के लिए? शुगर भी जरूरी है? शुगर की जरूरत नहीं है, आपको ग्लूकोज की जरूरत हाँ, है। ग्लूकोज, ग्लूकोज ओके। आपको चावल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, बाकी काफी सारी चीजें आपका इवन बॉडी के फैट और प्रोटीन अपने आप में ग्लूकोज कन्वर्ट कर लेगा, है ना? तो बॉडी के लिए उसकी जरूरत नहीं। वो जीभ रुचि कहते हैं ना, जो मीठा है वो यहाँ से यहाँ तक है बस, उसके बाद दो तो डैमेज। जागरी दे सकते हैं हम लोग कि नहीं? जागरी भी मीठा है ना, वो भी ओके। जहरी है हमारे हिसाब से। तो हम शुगर नहीं देते, और वो कोई केमिकल फूड्स नहीं खाते, स्नैक्स बाहर के जो है
जिसमें कोई भी केमिकल्स मिले, वो कभी बहुत रेयरली खाते हैं। पैक्ड फूड नहीं खाता पैक्ड फूड नहीं, वो खाते भी हैं तो कोई चिप्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सॉल्ट और ऑयल है, ऐसे नहीं कोई केमिकल्स हैं जो ऑरेंज फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, वो कुछ नहीं खाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ही नहीं है ना। और ऐसे कोई, और बॉडी के ऊपर उन्होंने, हम साबुन यूज नहीं करते हो, सिर्फ पानी से नहाते हैं। और बॉडी के ऊपर आज तक उन्होंने कोई क्रीम नहीं लगाया, कोई सनस्क्रीन नहीं लगाया, सिर्फ नारियल का तेल लगाते हैं 100%। और हर दिन एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि आप अगर सिक भी होते हो तो आपकी बॉडी जो है उसको, आपने जो खाया केमिकल्स या लगाया केमिकल्स, उसको फाइट करने के लिए बॉडी बिजी नहीं है। आपका इम्यूनिटी जो है उसको ब्रेक करने में बिजी नहीं है। आपको इम्यूनिटी कंप्लीटली रेडी है आपको वायरस के साथ फाइट करने, बैक्टीरिया के साथ फाइट करने के लिए, है ना, इन्फेक्शन के साथ जाने के लिए। तो रिकवर बहुत फास्ट हो जाता है। And we've also observed, like, we stopped eating sugar completely in April. And our first, like, the first kid didn't have sugar for 3 years at all. The second one for more than 2 years. And the third one hasn't tasted any. नहीं, जो तीसरी है अभी 2 साल प्लस, आज तक उन्होंने एक दाना भी चीनी का, उनको पता भी नहीं कि मीठा शुगर क्या होता है, आज तक पता नहीं। And we've seen also that they're so healthy since we stopped sugar. Like they've not even had like anything for, like, it really doesn't come. Because your body, when you eat sugar, the immunity in your body goes down by 50% for the next 4 hours. So you're more receptive for any bacteria, virus that are around. So when you eat, you have chai for 4 hours, you reduced immunity, then someone coughs next to you, you absorb it. So your chances of falling sick are a lot higher when you eat sugar. When you stop sugar, we've seen they're a lot healthier, and the energy is also a lot more balanced because the blood sugar doesn't go up and down and up and down. ये सुबह से उठते हैं और सोने तक रात को उनकी एनर्जी कंप्लीटली स्टेबल रहते हैं। जैसे आप देखते हो ना, बच्चे जब शुगर खाते हैं थोड़ी देर के बाद काफी एजिटेटेड होते हैं, फिर 1 घंटे बाद काफी थक जाते हैं, और उसके बाद फिर स्नैक कुछ चाहिए, फिर एनर्जी वापस आने। ये हम बड़े एडल्ट्स हैं तो कॉफी चाहिए, टी चाहिए, तो वो अप डाउन होता रहता है। सर, जैसे अभी मैम से प्रेगनेंसी की बात चल रही थी, हाँ जी। तो बिहाइंड द कैमरा आप बता रहे थे प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी में मेल और फीमेल दोनों का रोल होता है प्रॉपर। ऑफ कोर्स, हाँ जी। जैसे फीमेल का देखा जाए तो 9 मंथ्स का रोल होता है, हाँ कि जी, वो हाँ क्या सोच रही है, कैसा बिहेव कर रही है, कैसे क्या खा रही है, क्या कर रही है, हाँ वो जी, सब हाँ जी। मैटर करता है। हाँ जी। ऐसे ही मेल का क्या रोल होता है सर इसमें, कैसे आप बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? हाँ जी, मैं बता सकता हूँ कि देखिए, मेल का भी रोल होता है 9 मंथ्स के थ्रू, लेकिन मेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी से पहले। जब उनका स्पर्म जो होता है और जो एग के साथ जो मिलता है, उससे पहले जो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, उससे सिर्फ ऐसा नहीं कि सबका स्पर्म सेम है। उस स्पर्म के अंदर अब कंप्लीट आपका डीएनए है। आप अपने एक हिसाब से संस्कार, आपका हेरिटेज सब पास कर रहे हो अपने बेबी के लिए। तो उस टाइम में जब आपका वो स्पर्म कांटेक्ट आएगा एग के साथ, उस टाइम में आपको जो स्टेट ऑफ माइंड था, आपका फिजिकल बॉडी था, आपने अपने आप को कितना ऐसे डेवलप किया कि आपके संस्कार कितने फ्री हो चुके हैं, वो चीज़ें आप बच्चों को पास करते हो। और वो चीज़ें जो है बच्चों में पास होते हैं उस टाइम में। उसके बाद जब प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को वो एनर्जी मिलती है बाहर से कि ये मेरे पेरेंट हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी से पहले जितना अपने आप को प्रिपेयर करोगे, आपका बच्चा वहाँ से शुरू होगा। तो वो मेरा समझ है। सर, जैसे आपने 65 कंट्रीज घूम चुके हैं, हाँ जी। तो ऐसी कौन सी 3 कंट्री है जिसमें आप दोबारा जाना चाहेंगे? बहुत सारी कंट्रीज है, 3 तो लिस्ट बनाना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम मलेशिया गए थे, वहाँ पे 4 बार जा चुके हैं मलेशिया भी ऑलरेडी हम लोग। और नहीं, मैं तो ये नहीं बता सकता कि सिर्फ 3 है, क्योंकि 65 में शायद हम सारे 65 दोबारा जा सकते हैं। ये हर कंट्री अपनी तरीके से बहुत यूनिक है। ऐसी कौन सी कंट्री है सर जहां आप नहीं जाना चाहेंगे? ऐसी कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि आज तक हम इतने 65 कंट्रीज पे ऐसा, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से पूछूं, ऐसे कौन सी कंट्री है जहां आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस मिले, या आपकी जर्नी में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ट्रैवल में कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। अजीब होगा, लेकिन आज तक हमें एक भी चैलेंज नहीं आया। चैलेंज वर्ड भी आपने निकाल दिया अपने डिक्शनरी से? नहीं, देखिए, नहीं, मैं डिक्शनरी से निकाल, देखिए, चैलेंज का मतलब है कहीं फिजिकल डेंजर हो, कि खाने की दिक्कत हो, कि हेल्थ की दिक्कत हो, कि लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, कल्चरली इंटीग्रेट करने में। आज तक एक भी ऐसी जगह नहीं थी। शायद 65 कंट्रीज में शायद 200-250 सिटीज में रह चुके हैं हम जी। एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हमें उसमें दिक्कत हुई थी। सर, अब ट्रैवल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं पूछना हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि आप इंडिया में पैदा हुए, हाँ जी, और आप यहाँ से आपने IIT भी किया, और उसके बाद आप फॉरेन गए और वहाँ पे आपने US की सिटीजनशिप ली है। हाँ जी, हाँ जी।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने यूएस की सिटीजनशिप इसलिए ली हो कि ट्रैवल में आपको इजी पड़े, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट तो ट्रैवल में दिक्कत करता है बहुत जगह पे, वीज़ा की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे बहुत सारे पेपर वर्क दिखाने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपको तो बहुत इजी होता होगा, कहीं भी आप चले जाओ, वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं देखिए, मैं यूएस में रहता था ना, कि मेरा आइडिया ही था कि वहीं पे रहने का। तो वहीं पे मेरा मतलब ग्रीन कार्ड है, वहीं पे मेरा सिटीज़नशिप बन गया। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ट्रैवल करूँगा फ्यूचर में। हुँ, तो ये जो सिटीज़नशिप का था वो अपने आप बन गया था, लेकिन ट्रैवलिंग उसके बाद शुरू हुआ था, है ना? क्योंकि वो तो सच है कि यूएस पासपोर्ट के साथ लगभग 165-170 कंट्रीज़ बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना? तो इंडिया में थोड़ा कम है, 65-70 कंट्रीज़ है। बट लेकिन हमारे पास एक ओसीआई कार्ड करके है, हुँ। जिससे हमारे पास यूएस का पासपोर्ट भी है और इंडिया में रहने की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो तो हम वी सारे डोंट थिंक आधार कार्ड वगैरह सब है आपके पास? हाँ जी, हम इंडिया में मिनिमम 182 डेज़ रहते हैं हर साल। उस वजह से हुँ, हम इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हैं। तो उसकी वजह से हम नॉन रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट हैं। उसके हिसाब से हम आधार बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट सब इंडिया में है, तो पैन कार्ड सब यहीं के हैं। तो तो सर जैसे इंडिया का पासपोर्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है, हाँ और जी, हाँ जी। वर्ल्ड में भी बोला जाता है कि इंडिया फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। हाँ जी, हाँ तो जी। पासपोर्ट इतना नीचे क्यों जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो नीचे जा रहे हैं। आप 10 इयर्स के पहले देखो, इंडिया का पासपोर्ट काफ़ी वीक था। अभी ऑलमोस्ट अब 70-75 कंट्रीज़ अब वीज़ा, मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के हिसाब से इंडिया का पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पिछले 10 साल में। एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप शायद चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो बताएगा आपको कि लेकिन सर आज भी हम इंडियंस को जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, किस टाइप की दिक्कतें जैसे आती कि हैं? डॉक्यूमेंटेशंस में। और इंडिया का पासपोर्ट लोगों को इस तरीके से वो देखते हैं कि ऑफ इंडियंस है, लाइक इनको सिविक सेंस नहीं है, ये जाके गंदगी फैलाएंगे, समथिंग लाइक दैट। देखिए, वो डिपेंड करता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ से जब जाते हैं, हमारा एक तरीका है। तो हम जब ट्रैवलिंग अभी-अभी शुरू किया हमने, है ना? तो उस टाइम में हम अपने तरीके वहाँ लेके जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ को ये तरीके आदत नहीं है ना? तो हमारे खाना तो आदत है उनको। हमारे मतलब मसाले सब, टिक्का मसाला सब खा लेंगे, क्योंकि अभी आदत हो चुकी है। लेकिन हमारा तरीका ट्रैवलिंग जब कर रहे हैं, तो लोगों को वो अभी पता नहीं कि वहाँ जाके हम अलग से कैसे रहें। ये नया है इंडियन लोगों के लिए ट्रैवल करना। तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम ये सेटल हो जाएगा। जैसे अब फ्लाइट्स में ट्रैवल करना शुरू किया, तो फ्लाइट्स इतने सारे बन गए, तो सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप देखोगे पहले फ्लाइट में सब एकदम सूट पहन के ऐसे जाते थे। अब सब जा रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, किसी को बताना है कि भैया फ्लाइट चल रही है, खड़े मत हो, बैठ जाओ, यहाँ चाय नहीं मिलेगी, सुट्टा मत पियो। मतलब ये जो लाइफ़स्टाइल जो है, जब भी ये कोई भी चीज़ वॉल्यूम में बढ़ जाती है, जब मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, तो ये चीज़ें होने लगती हैं। दिस इज़ ये नेचुरल है। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी या बुरी चीज़ है, बट ओवर टाइम सब जान जाएँगे कि क्या ओके नहीं है। सर हर व्यक्ति के लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिना गिल्ट के संपूर्ण तरीके से जीना। जो क्या करना है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ हर इंसान को कि क्या पर्पस बनानी है। वो हर इंसान अपनी पर्पस बना सकते हैं। लेकिन जो भी कर रहे हो, से दिल से गिल्ट करो। फ्री, 100% गिल्ट फ्री के साथ अगर कर हुँ। सको आप, तो आप जो देवी माँ है जिन्होंने आपको पैदा किया, उनको आप संपूर्ण तरीके से खुश करो। सर मैरिज के बाद हैप्पी लाइफ जीने का क्या तरीका है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो इस अ, बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो है, आप शादी में एंटर करने से पहले हैप्पी आदमी बनो, उसके बाद शादी करो। शादी को हैप्पीनेस का रीज़न मत बनाओ, है ना? क्योंकि आप हैप्पीनेस हो, तो आप अपने वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ हैप्पीनेस शेयर कर सकते हो। आप दुखी हुँ। हो, आप चाहते हो कि मुझे बीवी या हस्बैंड से चूसूँगा मैं हैप्पीनेस, तो वो नहीं हो सकता। तो उसमें एक स्टेज तक आप कर सकते हो, उसके बाद वो जब वो इंसान आपको वो नहीं दे सकता, जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो आप सोचोगे कि ये अब मुझे खुशी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। सर जैसे हाँ आप जी। 3 बच्चों के पिताजी हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत लोग तो बोलते हैं कि पहले करियर बना लो, उसके बाद देखूँगा बच्चा करूँगा कि नहीं करूँगा। तो हाँ करना जी। चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए? कौन-सा बेस्ट टाइम है? मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। मेरा, जैसे मैंने बताया कि लाइफ़ का पर्पस क्या है। ये सिर्फ़ थ्योरेटिकल नहीं, आपको अपने हर सेल में आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि ये, हाँ, ये मेरा लाइफ़ का पर्पस है। जी। और आपको जब वो समझ में आ जाए, उसके बाद आप पति का रोल प्ले करो, फादर का रोल प्ले करो, एम्प्लॉयी का करो, बेटे का करो, सब में आप संपूर्ण तरीके से खुश रहोगे। तो मुझे नहीं लगता है कोई सा ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप इतने पैसे कमाओ, ऐसा टाइटल लो जॉब में, ये करो, उसके बाद ही पिता बन सकते हो। आपका क्वालिफिकेशन तब होगा जब आप अपने आप को संपूर्ण तरीके से समझ जाओगे, उसके बाद आप हर चीज़ के लिए तैयार हो।
सर अब आप दोनों के साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सेज सॉरी फर्स्ट? बोथ। Okay. So who starts the fight? I do. Who spends more money during traveling? Both. I think we have same. don't have we spend separate for money. not things but for food. So दोनों को खाते हैं. Who wakes up late in the morning? Both early. We both wake up at 3:30, 4 in the morning though. In both, who's the better planner? We are combined. Dreamer, a practical planner. She Ah. makes the dream. She makes the dream of what we are going to do. But and I also- will jump I think- into. Yeah. I Sorry, it's think not that- rapid fire, but I think we collaborate. Yeah. Because I have the dreams of where we go. I give him the general information what we do, and he says this is what we're gonna do. जो details हैं वो मैं कर सकता हूँ. So who talks more with strangers? Who panics more during the difficult situation? I don't think you ever panicked in your life, so it has to be me. But I don't panic. Actually, much. नहीं, we don't panic. I don't panic. Really. No. So it was a really wonderful conversation with Thank both of you, and we really enjoyed. So I hope हमारे viewers भी इस conversation को enjoy करेंगे. हमारी जो कैमरा टीम है वो भी बहुत enjoy कर रहे थे आपको. तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके you. और Thank you. आशा करते हैं कि हम फिर आपसे मिलें और फिर हमारी जरूर। ऐसे ही हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती रहे. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you very हम much. ये भी Thank you. बताना चाहते हैं आपको कि आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आप Yes. टाइम लेके हमारे पास आए और हमारे साथ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. कि हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम जिस तरीके से हम लाइफ जी रहे हैं, अब आपको ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये सबके लिए पॉसिबल है. तो सब लोग इस फ्रीडम के साथ जी सकते हैं जब तक हम सोचें कि अपनी लाइफ अपने हाथ में. तो वी जस्ट वांट टू एंड विद दैट. थैंक यू सो थैंक मच. यू. Thank you. धन्यवाद. आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस पूरे एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था हमको जरूर बताएं. अगर आपने द वैदिक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपको हर एक एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा. हम देखते हैं कि आप हमारे चैनल पे आते तो हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं. आप जितना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतने ही अच्छे वैल्यूबल एक्सपर्ट को हम अपने चैनल पर बुला पाएंगे. अगर आपने अभी तक द वैदिक शो का इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग कंटेंट का शॉर्ट वर्जन मिलने वाला है. और हमने द वैदिक शो इंग्लिश चैनल भी शुरू कर दिया है यूट्यूब चैनल में, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम पेज TVS इंग्लिश करके है, तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से कनेक्ट रह पाएं. इस एपिसोड को आप Spotify पर भी सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा. फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत.